अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ जी बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, बात सबसे पहले करेंगे बलूचिस्तान की और आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे कि बलूचिस्तान में अभी 1 दिन पहले जो है, एक पैसेंजर बस जो है उसको रोका गया और उसमें से आईडी कार्ड चेक करने के बाद उसमें जो 9 लोग सफ़र कर रहे थे नहीं सफ़र तो बहुत से लोग कर रहे थे लेकिन उनमें से 9 जो थे वो पंजाबी थे, उनको बस में से उतारा गया और उसके बाद उनको मार डाला गया। जी हाँ, ये 9 लोग जो थे वो बलूचिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे और एक जो पैसेंजर बस है उसके अंदर मौजूद थे और यकीनन आम लोग थे जो नौकरी के लिए अपने घर चलाने के लिए काम के लिए जो है वो बलूचिस्तान गए थे लेकिन उनको बस में से उतारा गया और उसके बाद उनको जान से मार दिया गया उनको उनके ऊपर गोलियां चलाई गई तकरीबन 10 से 12 लोग थे जिन्होंने बस को रोका और इन लोगों को उतारने के बाद सबके आईडी कार्ड चेक किए और जो पंजाबी निकले 9 लोग जो पंजाब से थे या पंजाबी थे उनको जी मार दिया गया। सरफराज बुख्ती साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उनका कहना ये है कि जी मज़हब नहीं होता जी, कोई कौमियत नहीं होती है टेररिस्ट की या टेररिज्म की, ये कहना है। साथ उन्होंने ये कहा कि किसी को भी जो है टेररिज्म फैलाने की या लोगों की जान लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उनसे ये पूछना था कि आपसे इजाज़त माँग कौन रहा है? यानी आपसे किसी ने इजाज़त ली थी? इन मासूम लोग जो मारे गए हैं 9 क्या उन्हें मारने से पहले किसी ने परमिशन ली थी आपसे? और अगर नहीं ली थी तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बहरहाल सरफराज बुख्ती साहब जो हैं उन्होंने जो है वो अफ़सोस का इज़हार किया है, वो जो लोग उन थे उनके घर वालों से भी उन्होंने बात की है और कहा यही जा रहा है कि जी ये बलूचिस्तान के पास जी नौशकी का एरिया है जहाँ पर ये पैसेंजर बस थी और उसके बाद जी उनको उन लोगों को उतारा गया, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और इस तरह से मार दिया गया। पाकिस्तान में इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि कभी पठानों को चेक करने के बाद यानी आईडी कार्ड देख के पठान है या बलूचिस्तान के लोग हैं, उन लोगों को भी मारा गया और अब ये काम जो है वो पंजाबी जो है उनके साथ भी शुरू कर दिया गया है। अब इस चीज़ को कहाँ रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा और कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हैं जिसको रोक पाएँगी? बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पे लोग यकीनन बहुत परेशान हैं और ये काफ़ी अफ़सोसनाक जिसे कहना चाहिए कि ये वाक़या हुआ है, अफ़सोसनाक ये सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की फ़ोर्सेस जो हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। बलूचिस्तान हमेशा ही से काफ़ी ख़तरनाक इलाका रहा है, लोगों की जानें अक्सर वहाँ जाती रही हैं, साथ-साथ मिसिंग पर्सन्स का भी इश्यू रहा है और अब जो है एक बार हमने ये देखा कि पैसेंजर बस को रोक कर और उसके बाद लोगों को जान से मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वैसे तो पहले भी था लेकिन अब लगता है कि इस सिलसिले में कुछ तेजी आ गई है। पंजाब की बात करें तो जी पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने एयर एम्बुलेंस जो उसके लिए प्लेन खरीद लिया है और ये बताया जा रहा है कि जी ये एयर एम्बुलेंस जो है वो पंजाब के लिए है और लोगों को इससे सहूलत होगी और जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती है वो एम्बुलेंस अगर उनको चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड की जाएगी। अब बहरहाल ये इसके लिए भी मरियम नवाज़ जो हैं उनको उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं जो कि यकीनन उनकी अपनी ही पार्टी के लोग हैं जो तारीफ़ के पुल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी केपीके में तो ये सिर्फ़ बात ही होती रही लेकिन मरियम नवाज़ ने ये कर दिखाया और एयर एम्बुलेंस जो है वो आ गई है। जी हाँ, एयर एम्बुलेंस बिल्कुल आ गई लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि किसी को कभी एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े, सब लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें और किसी को कोई इतनी तकलीफ़ या इतनी बीमारी कुछ ना लगे कि जिसकी वज़ह से उन्हें एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े। उसके लिए हम यकीनन लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। बात करेंगे एक बार फिर भारत की। जी हाँ, इलेक्शंस होने वाले हैं और कहा ये जा रहा है कि जी दुनिया में तकरीबन 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि जिसको के नरेंद्र मोदी जी ने जिनको इनवाइट किया है कि वो भारत में आकर और इलेक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं या इलेक्शंस को देख सकते हैं ताकि पता लगे कि कितने फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। उसमें यकीनन बहुत से लोग शामिल हैं जिसमें कि बांग्लादेश से भी कहा गया है, उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी कहा गया है, साथ-साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी कहा गया है कि जी वो भी आएँ और आकर वो भी इलेक्शंस को देख सकते हैं कि भारत में इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। लेकिन ख़ैर ये बात तो अक्सर लोगों को मालूम ही है कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं
वो अक्सर बल्कि हमेशा ही फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पे तो कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई नहीं है जो पाकिस्तान में जो रिजल्ट्स चेंज कर देते हैं, या ये कि मैंडेट किसी का हो और हुकूमत किसी को मिल जाए, ऐसा भी जो है भारत में नहीं होता। लेकिन फिर भी मोदी जी ने जो है वो तकरीबन 25 नंबर बताया जा रहा है कि 25 ऐसे ग्लोबल लीडर्स हैं या ग्लोबल समझे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इनवाइट किया है कि वो भारत आकर और इलेक्शन को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। अब उसमें पाकिस्तान का नाम है या नहीं है, ये बहरहाल देखने वाली बात है। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद बुला ही लिया हो, मगर फिर भी लिस्ट हमने नहीं देखी है तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है, फिगर आ रहा है कि G25 को जो है वो बुलाया गया है। जी, हर बार यही देखा गया है कि इलेक्शन में जो है डिफरेंट पार्टीज जो भी हिस्सा ले रही होती है इलेक्शंस के अंदर, वो डेफिनेटली अपना एक मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज करती हैं, उससे पब्लिक को बताती हैं। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि उनका क्या प्लान है कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स में या 4 इयर्स जितने भी साल हो उस गवर्नमेंट के या उस मुल्क में जो तरीका हो, तो वो उसमें क्या काम करने वाले हैं। और यही कुछ जो है वो इस बार बीजेपी भी बताने जा रही है। वैसे तो और पार्टीज भी कर रही होंगी, लेकिन आज संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से बताएंगे कि उनकी पार्टी ने अगले 5 साल का क्या प्लान करके रखा है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने का सोचा गया था, तब भी जो उससे पहले इलेक्शंस थे उसमें भी मेंशन किया गया था मोदी जी की पार्टी की तरफ से कि उनका ये प्लान भी है कि जी वो जो है एक तरह से जो है वो मंदिर को दोबारा तामीर करेंगे, यानी कि राम मंदिर दोबारा से बनाया जाएगा। ये बात भी जो है वो उन्होंने लिखी हुई थी और उन्होंने बताया था कि ऐसा वो करने जा रहे हैं। अब इस साल फिर देखते हैं कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए आज यानी कि संडे को सुबह के 8 या 8:30 बजे का टाइम भी दिया गया है कि जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बताएंगे कि उनकी पार्टी का क्या प्लान है और वो अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कंट्री के लिए अगले 5 साल में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। कितने लोगों को जॉब्स दी जाएंगी, कितने लोगों को घर प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में क्या काम होगा, एजुकेशन सेक्टर में क्या काम होगा, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मोदी जी बात करेंगे। या समझिए कि जो अनाउंस किया जाएगा, बात करेंगे तो नहीं कहना चाहिए, अनाउंस करेंगे। और इसको लॉन्च करने के लिए भी मोदी जी ही होंगे और मोदी जी ही आके मैनिफेस्टो जो है उसको एक तरह से अनाउंस करेंगे, लॉन्च करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि जो जब इलेक्शन जीतकर वो आएंगे तो उसके बाद जो टाइम होगा उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो ये सारे वादे पूरे कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भारत हमने तो यही देखा है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो चाहे 50% ही सही है, 70% सही, लेकिन वो अपने किए हुए वादे, अपनी की हुई बातें जो है उन्हें कंप्लीट करते हैं। ये तो हमने पाकिस्तान में ही अभी तक देखा है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ आके सिर्फ जलेबियां बनाई जाती हैं और काम कोई भी मुकम्मल नहीं होता है। इस बार जरूर ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा हमने ये देखा है कि एयर एम्बुलेंस के लिए जो बात की गई थी मरियम नवाज की तरफ से, उसको उन्होंने किसी हद तक पूरा किया है। और एयर एम्बुलेंस के लिए अब जो है एक तरह से लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है कि किस तरह से पेशेंट्स को लेकर जाना है, किस तरह से पहुंचना है। एयर एम्बुलेंस को किस तरह से लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं, लोग अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, और उसके बाद किस तरह लोगों से वो एक राब्ते में रहेंगे और लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है। इसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और जल्द ही होपफुली ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो है एयर एम्बुलेंस का बाकायदा आगाज पंजाब में कर दिया जाएगा। पंजाब के तमामी शहरों के लिए ये एयर एम्बुलेंस जो है वो लोग हासिल कर सकेंगे और लोगों के पास ये सहूलत होगी कि चाहे वो किसी छोटे इलाके से हो, पंजाब के बड़े इलाके से हो, दूर दराज के इलाके से हो, या जहां भी मौजूद हो, सड़क बनी है नहीं बनी है कुछ भी है, उनको जो है वो सिर्फ एक फोन कॉल वो करेंगे और उसके बाद एयर एम्बुलेंस होपफुली उन तक पहुंचा दी जाएगी। भारत देखते हैं कि चीजों के ऊपर कैसे काम होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखते हैं कि मोदी जी क्या क्या बातें अनाउंस करते हैं कि जब उसकी उनकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो उसमें क्या चीजें वो लेकर आ रहे हैं। खासतौर पे अगर वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं जो कि उनको यकीनन करनी चाहिए, तो वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है अपनी पॉलिसीज क्या रखने वाले हैं, शायद हमें ये भी सुनने को मिले। लोगों की ये है, उम्मीद लोगों की ये है कि शायद हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर हुआ करे। रिजल्ट इस बार आ गया तो कई लोगों को यही लगा कि इस बार तो सब लोग जीत चुके हैं। इमरान खान के तो यकीनन इमरान खान जो है उनके टाइम पर जो है जब इमरान खान आए थे 2018 में, तब इलेक्शन इतने फ्री और फेयर नहीं हुए थे, कई रिजल्ट्स चेंज किए गए थे। इस बार लगा कि रिजल्ट्स चेंज नहीं किए गए।
पब्लिक ने जिसको वोट दिया वही बताया गया, लेकिन हुआ क्या वही कि यानी कि इमरान खान की पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने दी गई, उसके बजाय नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है या उनके भाई शहबाज शरीफ साहब आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि ईद खत्म हो चुकी है और ईद के बाद जैसा कि इमरान खान की पार्टी ने अनाउंस किया था कि वो पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे और हर जगह पर जगह जगह जाके प्रोटेस्ट करेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है और वो लोग ही इलेक्शन जीते थे तो उनको ही गवर्नमेंट बनानी चाहिए। लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, यानी कि पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, तो इसलिए लगता नहीं है कि उन्हें किसी किस्म की सपोर्ट मिलेगी। मगर बात करते हैं हम एक बार फिर भारत की। भारत में ईद अभी गुजरी, आपको मालूम है पाकिस्तान में आज थर्ड डे है और वहां पर सेकंड डे। तो जी वहां पर एक बार फिर वही खबरें जो हम लोग देखा करते हैं कि जी नमाज पढ़ रहे हैं वो भी रोड ब्लॉक करके। जी हाँ, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये नमाज पढ़ने के दौरान जो है फौजी ट्रक जो है वो भी उनका रास्ता भी रुक गया और वो काफी देर तक जो है इंतजार करते रहे कि ये जो लोग रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं वो रोड खाली करें तो फिर वहां से ट्रैफिक जो रुकी हुई है वो जा सके, जिसमें कि फौजी ट्रक भी शामिल था। ये भी उस खबर में साफ साफ लिखा है। लेकिन मैं आपको मेरठ की ये खबर है, ये भी बता दूं, मेरठ की ये खबर है, यानी कि जो सिटी है मेरठ वहां की ये न्यूज है। मगर मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जी हो सकता है कि जो लोग वहां पे नमाज पढ़े थे उनके लिए क्या हो सकता है जी उसमें कोई एम्बुलेंस भी हो, चले फौजी ट्रक को आपने रोक लिया कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें कोई खास काम ना हो, आपकी नमाज पढ़ने के बाद भी चले गए हो। लेकिन हो सकता है कि कोई एम्बुलेंस वहां हो सकती थी, कोई भी इमरजेंसी हो सकती थी। तो मुझे समझ में वाकई में अभी तक नहीं आज आ रहा अभी तक कि आखिर ये इंडिया के मुस्लिम्स जो हैं वो रोड ब्लॉक करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। क्या ये कोई पॉलिटिक्स है या फिर ये कोई और मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई और प्रॉब्लम है इनकी। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है तो काफी ज्यादा मस्जिदें जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब बताया जा रहा है कि मस्जिद है जो कि भारत में बनी हुई हैं। तो आखिर ये नमाज पढ़ने जो है ये मस्जिद में क्यों नहीं जाते, ये रोड ही ब्लॉक क्यों करते हैं। क्योंकि 3 लाख मस्जिदें कंट्री में होना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मसाजिद है वहां पर। 3 लाख मसाजिद होते हुए भी ये हर बार रोड पे नमाज पढ़ते हुए क्यों दिखते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन मैं कोशिश करूंगी कि हमें कोई ना कोई गेस्ट ऐसा ज्वाइन करें भारत से जो हमें इस बारे में थोड़ा सा हमें बता सकें, हमें गाइड कर सकें कि आखिर ये वाली हरकतें क्यों की जाती हैं। पर ये तो खैर हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं इस किस्म की न्यूज और ऐसी बातें ही जो है वो चल रही होती हैं। साथ साथ ईरान को लेकर भी काफी टेंशन है और पाकिस्तान में भी और कई दूसरी कंट्रीज में भी उसी में से जी बताया ये जा रहा है कि ईरान के जो हरकतें हैं या ईरान की जो उस वक्त सिचुएशन है वो बार बार इसराइल को अटैक की धमकी दे रहे हैं, उसको देखते हुए जी कहा यह गया है कि एयर इंडिया ने जो है अपनी फ्लाइट्स को ईरान के ऊपर से जाने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि जी जो भी उनकी फ्लाइट जाएगी एयर इंडिया की वो ईरान के ऊपर से ना जाए, इसलिए कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, किसी किस्म का अटैक हो सकता है और इस वजह से इस टेंशन की वजह से जी मना किया गया है एयर इंडिया की फ्लाइट्स को कि वो ईरान के ऊपर से ना जाए बल्कि कोई और रूट लें, अपना जहां भी जाना वहां जाएं, लेकिन ईरान पे से गुजर के ना जाएं। जी, बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन जान अचकज़ई साहब का कहना ये है कि जी बेरोजगार होने वाले सियासतदान यानी बेरोजगार होने वाले पॉलिटिशियंस जो हैं आप एहतजाजी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। उनका इशारा यकीनन पीटीआई की तरफ है और जान अचकज़ई साहब का कहना ये है कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो पॉलिटिशियंस नहीं आ सके, हुकूमत नहीं बना सके, वो अब प्रोटेस्ट करने निकले हैं यानी या निकलने वाले हैं, ये कहना चाहिए। तो जान अचकज़ई साहब जो हैं उनका इशारा यकीनन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ है और वो उन्हीं की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जी अब क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे हैं, तो यकीनन अब वो लोग प्रोटेस्ट की तरफ चल रहे हैं ताकि थोड़ा टाइम पास किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि जान अचकज़ई साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान की पार्टी कुछ और करे ना करे लेकिन प्रोटेस्ट करने में वो बहुत माहिर है और जो वो उससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और काफी लंबे लंबे टाइम के लिए जो है वो उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी थी और ये भी हमने देखा ही नहीं, वो रोड इस तरह से ब्लॉक नहीं कर दी थी जैसे कि भारत में नमाज के टाइम कर देते हैं, बल्कि डी चौक पे बैठ जाते हैं या फैजाबाद धरना शुरू हो जाता है और इस किस्म की चीजें जो है
वो पाकिस्तान में चलती रहती हैं, जिसको देखते हुए मेरा ख्याल है जान अचगज़ई साहब को पीटीआई को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि मुल्क पहले ही एक मुसीबत में फँसा हुआ है, पहले ही इकॉनमी हमारी जो है वो कहाँ पहुँची हुई है, मतलब कहीं है ही नहीं, पहुँचेगी तो क्या हम हर एक से भीख मांगते घूम रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं, लोग बहुत परेशान हैं और ऐसी सूरत में अगर आप प्रोटेस्ट के लिए निकल आएँगे तो यकीनन आप लोगों का नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं करेंगे। बात हम करेंगे राज ठाकरे की। जी हाँ, राज ठाकरे जिनके फादर आई थिंक बाल ठाकरे थे, उनके ऊपर वो फ़िल्म भी मैंने देखी थी बच्चन साहब की ऐसे-ऐसे करके सरकार, वो शायद मेरे ख़्याल है वो उन्हीं के ऊपर बनी थी। जी हाँ, तो वो जी उनका कहना ये है कि अगर पीएम मोदी ना होते यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन सकता था। ये कहना है जी इस वक़्त राज ठाकरे का कि अगर मोदी जी ना होते तो चाहे अदालत फैसला दे भी देती, चाहे अदालत राम मंदिर के हक में फैसला दे भी देती तब भी जो है वो राम मंदिर बनता हुआ दिखाई नहीं देता था और इसमें सारा क्रेडिट उन्होंने मोदी जी को दिया है कि मोदी जी की वजह से ही जो है वो राम मंदिर जो है वो बन पाया और उसकी इनॉग्रेशन तक हो गई। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट कचहरी तक ही मामला रह जाता। इस वक़्त जो है वो राज ठाकरे की पार्टी जो है वो मोदी जी की पार्टी के साथ खड़ी है। वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज़ यकीनन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक अलार्म है यानी कि एक खतरे की घंटी है और उससे उनको ये समझ लेना चाहिए कि मोदी जी के साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो मिल चुकी हैं। और यही वजह है कि इस वक़्त राज ठाकरे जो है वो हर तरह से मोदी जी की तारीफ़ करते हुए और मोदी जी के साथ खड़े होने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर की बात उठाई है और उन्होंने ये कहा है कि जी अगर राम मंदिर बना है तो उसका क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है और अगर वो ना होते यानी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना होते तो चाहे अदालत से फैसला आ भी गया होता तब भी जो है वो राम मंदिर उन्हें बनता हुआ दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए उन्होंने मोदी जी की एक बार फिर तारीफों के पुल बना दिए हैं। उससे यकीनन बाकी पार्टीज़ जो हैं वो तो परेशान होंगी ही होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और 2-4 और उनके साथ जो पार्टीज़ हैं, उनको ज़रूर पसीने आ रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि इस वक़्त तो मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है और यकीनन इसी वजह से जो है तरह-तरह की वो अभी इस वक़्त आपको मालूम है कि पॉलिटिकल रैलीज़ और सब कुछ चल रहा है भारत में और सबकी नज़रें भारत के इलेक्शंस पर हैं। 2 दिन से जी बारिशों का सिलसिला जारी है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें भी हैं, झक्कड़ भी चल रहे हैं और उसके साथ-साथ बिजली गिरने के यानी आसमानी बिजली गिरने के भी कई हादसे हुए हैं, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि पंजाब और बलूचिस्तान में जो है, वो मुसलसल बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 24 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। जी हाँ, कल भी न्यूज़ आ रही थी, कुछ लोग मोटर बाइक पे जा रहे थे, उनके ऊपर भी बिजली गिरी और इसी तरह से कई दूसरी जगह पर आसमानी बिजली गिरने से लोगों की जानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसमें तो ख़ैर किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता कि जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया या गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। ये चीज़ें मगर हो रही हैं, लेकिन लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब इस किस्म की बारिशें हो रही हों, इस किस्म के हादसे का इम्कान हो या इस खतरा हो, तो प्लीज़ अपने घरों से ना निकलें और अवॉइड करें कि बिला वजह बाहर जाना या किसी जगह ट्रैवल करने से जो है वो बचें। बहरहाल हम इधर से ये भी बताते चलें कि जी बलूचिस्तान में एक बार फिर काफ़ी टेंस सिचुएशन है और ये जो इस वक़्त मैंने आपको बताया कि बस में जिन लोगों को निकाल के और उनकी उनकी शनाख्त करके यानी उनके आईडी कार्ड्स देखने के बाद ये पता करके कि वो पंजाबी हैं, उन्हें मारा गया है। ये एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये सब कुछ होता हुआ देखा पठानों के साथ भी और बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हमने ये देखा कि हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की जानें बहुत गईं और उनके भी आईडी कार्ड्स चेक करके और उनकी जान ली जाती थी। इमरान खान के टाइम पे हज़ारा कम्युनिटी के कई लोगों की जानें गई थी और उसके बाद उन्होंने रोड ब्लॉक करके और डेड बॉडीज़ लेकर वो वहाँ बैठ गए थे और उनका यही कहना था कि प्राइम मिनिस्टर आएँगे तभी वो यहाँ से हटेंगे और उसके जवाब में इमरान खान साहब का ये कहना था कि हज़ारा कम्युनिटी के लोग उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जिस बात के ऊपर इमरान खान को काफ़ी बातें सुननी पड़ी थी और लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे पाकिस्तान के कि इस तरह की बात इमरान खान ने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर कैसे कही कि कुछ लोग जिनके घर के लोगों की जानें गई हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वो अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को आने के लिए कह रहे हैं, तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर बजाय जाने के और उन लोगों को हमदर्दी करने के उनके उनके साथ बजाय उसके ये कह रहे हैं कि जी मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता।
बहरहाल इस तरह की बातें इमरान खान के दौर में हमने देखी है, इमरान खान के टाइम में हमने देखी कि कई ऐसे इमैच्योर किस्म की स्टेटमेंट जो थी, वो इमरान खान की तरफ से आती रहीं और लोग सुनते रहे। बहरहाल आज हम याद करेंगे मशाल खान को। जी हाँ, 7 साल हो गए मशाल खान के मर्डर को, जिनको यूनिवर्सिटी में उन्हीं के साथी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मार डाला था। ब्लास्फेमी लॉ जो एक बहुत ही कातिल लॉ पाकिस्तान में बनाया गया और जिसके तहत लोग किसी को भी जान से मार देते हैं और ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बाद जो कातिल होते हैं, वो ना सिर्फ ये कि हीरो बन जाते हैं, बल्कि अगर कुछ टाइम के लिए अरेस्ट किया जाए तो उसके कुछ टाइम के बाद उनको एक-एक करके छोड़ भी दिया जाता है। हमने देखा सलमान तासीर साहब भी इसी केस में इसी तरीके से उनकी जान गई और ऐसे ही हमने मशाल खान जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनको हमने देखा कि उनको उनके स्टूडेंट जो 7 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर और तमाम यूनिवर्सिटी के सामने कई 100 स्टूडेंट्स खड़े थे, उनके आँखों के सामने उनको मार डाला। 7 साल हो गए इस बात को और अभी तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में वही हाल है, उसी तरह से लोगों की जानें ली जा रही हैं और जो कातिल होते हैं, उनको हीरो बनाकर कुछ ही दिनों में उनको रिहा भी कर दिया जाता है। मशाल खान केस में भी यही हुआ कि उनको मारने वाले जो लोग थे, उनको कैमराज़ की वजह से, वहाँ कैमराज़ लगे हुए थे, लोगों ने फुटेजेज़ बनाई थी, उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। मगर कुछ ही टाइम के बाद 1-1, 2-2 करके उन सभी को रिहा कर दिया गया। बहुत अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में और लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं कि कब किसकी जान कौन ले ले। लेकिन ये ज़रूर है कि 7 साल हो गए, लेकिन ये एक पॉज़िटिव चीज़ हमने ये देखी कि चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन लोग आज भी मशाल खान को याद करते हैं। लोग आज भी अफ़सोस करते हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ, उनकी फ़ैमिली को जो दुःख हुआ, वो भी लोगों ने देखा। साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि कई बार हमारे साथ ये भी होता है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, उनकी एक रीज़न ये भी होती है पाकिस्तान में, जो कि मैंने अभी देखी। 2 दिन पहले हमारे एक जानने वाले हैं, या समझिए कि जान-पहचान है मीडिया की वजह से उनसे। उनकी फैमिली के साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उनकी मदर की जान चली गई है, उनकी वाइफ़ ज़ख्मी हुई हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं उनको भी चोटें आई हैं, काफ़ी सीरियस किस्म की इंजरीज़ आई हैं और उसकी रीज़न ये है कि उनके भाई जो गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी चलाते वक़्त सो गए। जी हाँ, अगर ड्राइवर को नींद आ रही हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर उस इंसान से जो हमें सुन रहा है कि आप जी अपने साथियों से कहिए, अपने घरवालों से कहिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, जिस किसी को आप जानते हैं, अपने कोलीग्स जो हैं उनको बताइए कि जी अगर आपको नींद आ रही हो तो प्लीज़ आप ड्राइव ना करें। इसलिए कि ये आपकी ये खतरनाक ड्राइविंग जो है ये किसी की जान ले सकती है और हमने ये वाक़या अभी 2 दिन पहले देखा कि जो हमारे दोस्त हैं उनके भाई ड्राइव कर रहे थे और उनको नींद आ गई और उस वजह से वो मोटरवे के ऊपर वो गाड़ी थी और जाकर वो गाड़ी कहीं खाई में गिरी और उसके बाद उसमें एक जो है उनकी तो जान चली गई उनकी मदर की और कई लोग बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जो रात में ड्राइव करते हैं, चाहे दिन में ड्राइव करते हैं, चाहे आप जिस वक़्त भी ड्राइव करते हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज़ ड्राइव मत कीजिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक दिन लेट पहुँचेंगे कहीं या आप देर से पहुँचेंगे या आप उस दिन बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आप प्लीज़ अपनी भी जान बचाइए और अपने घर वालों की और उसके साथ उन लोगों की भी जिन्हें आप नहीं भी जानते। अगर उनकी गाड़ी से भी आपकी गाड़ी की इस वजह से गाड़ी की टक्कर हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है कि आपको नींद आई हुई थी, तो मेरे ख़्याल है कि बहुत खतरनाक बात है और इसको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। तो प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिए, ख़ास तौर पे ड्राइव करते वक़्त ना तो किसी ने ड्रिंक की हो और ना ही किसी को नींद आ रही हो, तभी बाहर निकलिए, वरना बाहर मत निकलिए, गाड़ी मत चलाइए। खुदा के लिए अपना भी ख़्याल रखिए और अपने साथ जो लोग हैं, उनका भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए इसलिए कि हर जान कीमती होती है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।